बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 31 में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के भाग 2 की बात करनी है आज। कल भाग लेक्चर नंबर 30 में विजयनगर साम्राज्य के परिचय या प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन की बात कर चुका था मैं। किस तरीके से चार राजवंश थे संस्तुआ, और चारों राजवंशों की राजधानी क्या थी? आवी पेचम, संगम की ओनेगोंडी, सलुप की विजयनगर, तुलुप की पेनुगोंडा और आरावीडू की चंद्रगिरी राजधानी थी। तो इस तरीके से संस्तुआ, आवी, पेचम ये कल बात कर चुके थे। आज पहले वंश की बात करनी है जिसका नाम है संगम वंश। ठीक है, तो संगम वंश जो है विजयनगर का, संगम वंश में जो टोटल संगम वंश है वो 1336 से लेके और 1486 तक है। टोटल संगम वंश कितना है? 1336 एडी से लेके 1486 एडी तक। ठीक है, और इसमें राजाओं का क्रम क्या है? तो हा, बू, हा, दे, मावा। मावा मतलब खोवा की जलेबी होती है, खोवा की गुजिया होती है, खोवा से बहुत सारी मिठाइयां बनती हैं, खोया भी बोलते हैं कई राज्यों में। ठीक है, तो हा, बू, हा, दे, मावा मतलब हा से मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हरिहर फर्स्ट। बू से हो जाएगा बुक्का फर्स्ट। हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर ही विजयनगर साम्राज्य की या संगम वंश की स्थापना करी थी। तो बुक्का फर्स्ट के बाद हरिहर सेकंड। ध्यान देंगे, हरिहर सेकंड के बाद बुक्का सेकंड नहीं है, हरिहर सेकंड के बाद है फिर देवराय फर्स्ट के बाद है देवराय सेकंड। और मां से मतलब है मल्लिकार्जुन। और वा से मतलब है विरूपाक्ष। वा से क्या मतलब है? विरूपाक्ष। तो हा, बू, हा, दे, मावा 5 बार बोलेंगे, 5 बार लिखेंगे तो दोस्तों बन जाएगा बिल्कुल आपसे। हा, बू, हा, मावा, हा, बू, हा, मावा। हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको राजाओं का क्रम। अब सबसे पहले राजा की बात करते हैं अपन हरिहर फर्स्ट की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए बढ़िया से। ठीक है, सबसे पहले बात करनी है अपने को हरिहर फर्स्ट की। तो पहला शासक है दोस्तों हरिहर फर्स्ट या हरिहर राय फर्स्ट। कौन सा शासक है दोस्तों? पहला हरिहर राय फर्स्ट। हरिहर राय फर्स्ट या इसी को बोलते हैं हक, या इसी को बोलते हैं हक्का। जैसे बुक्का बोलते हैं, हरिहर और बुक्का, ऐसे हक्का और बुक्का, हक और बुक। और राय ध्यान रखेंगे, राय सरनेम है तो हरिहर राय फर्स्ट बोलते हैं या हरिहर फर्स्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, 1336 से लेके 1356 20 साल तक इसका शासन रहा है। ठीक है, इसने होयसेल को जीता है, होयसेल और मदुरै दोनों को इसने जीता है, अपने राज्य में मिलाया है। होयसेल को जीतकर इसने अपने राज्य में मिलाया है और मदुरै को भी जीतकर अपने राज्य में मिलाया है। ठीक है, मदुरै जीतने के लिए इसका सेनापति जो गया था, मदुरै जीतने के लिए इसका सेनापति कंपा, इसका सेनापति कुमार कंपन या कंपा को क्या बोलते हैं? कुमार कंपन। तो मदुरै जीतने के लिए इसका जो सेनापति था ये कंपा गया है, कुमार कंपन गया है। और कुमार कंपन की पत्नी जी हैं, कुमार कंपन की पत्नी है गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति कंपा की मदुरै विजय का वर्णन मदुरै विजयम में किया है। कौन सी बुक लिखी है गंगा देवी ने? मदुरै विजयम किताब किसने लिखी है? गंगा देवी ने लिखा है। उसमें किसकी चर्चा करी है? अपने पति कुमार कंपन द्वारा मदुरै की विजय करने की चर्चा है मदुरै विजयम में। याद रहेगा? ठीक है, तो ये कहानी आप याद रखिएगा पूरी, ये वाली। ठीक है, किस तरीके से कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरै विजयम में अपने पति कुमार कंपन द्वारा मदुरै के जीतने की बात लिखी है। कृषि के लिए बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने, कृषि की बेहतरी के लिए बहुत काम किए हैं, कृषि विकास के लिए कार्य किए हैं हरिहर राय ने, कृषि विकास के लिए कार्य। तो ये हरिहर फर्स्ट,
हा बूहा दे दे मावा, तो उसमें हा हो चुका है हरिहर फर्स्ट। और इन्हें दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है, दो समुद्रों का अधिपति, है ना। जैसे ये भारत है दोस्तों, तो भारत में इस तरफ का समुद्र और इस तरफ का, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों के बीच के भाग में इसका अधिकार होने के कारण, पश्चिम और पूर्वी समुद्र के बीच के क्षेत्र में इसका अधिकार होने के कारण इसको दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है। बन जाएगा दोस्तों। कैसे याद करना है? पश्चिम एवं पूर्वी समुद्र के बीच, पश्चिम एवं पूर्वी समुद्र के बीच स्थित देश का जो अधिपति है, तो दो समुद्रों का अधिपति किसको बोला गया है? हरिहर फर्स्ट को। अब बात करते हैं हा के बाद बू, बुक्का फर्स्ट, है ना। इन्होंने सम्मिलित रूप से, है ना, सम्मिलित रूप से शासन स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। ये प्रश्न आया है ना। भागीदारी में शासन किसने स्थापित किया था? हरिहर एवं बुक्का ने, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो दूसरा शासक है दोस्तों बुक्का या बुक फर्स्ट। ठीक है, इनका कार्यकाल 1356 से 1377 तक, 1356 से 1377 तक इनका कार्यकाल रहा है। बहमनी है ना, इनके ऊपर थे बहमनी साम्राज्य। ये महाराष्ट्र अहमदनगर में बहमनी था और कर्नाटक में ये विजयनगर था। तो ये विजयनगर है दोस्तों साम्राज्य, और ये कौन सा है? बहमनी। तो बहमनी और विजयनगर में बहमनी और विजयनगर में आपस में सीमा को लेकर विवाद होता रहता था। तो सीमाई विवाद को कौन सी नदी द्वारा? कृष्णा नदी द्वारा इन दोनों की सीमा माना गया। कृष्णा नदी को किसकी सीमा माना गया? बहमनी और विजयनगर। और विजयनगर कहां बसा है? तुंगभद्रा के उत्तर में। तो ये तुंगभद्रा नीचे है। तो बहमनी और विजयनगर का जो विवाद था वो सीमा को लेकर था। तो कृष्णा नदी को, इसके समय में कृष्णा नदी को जो है बहमनी और विजयनगर की सीमा मान लिया गया। और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का दोआब भी किसको मिल गया है? इसी को मिल गया है। ठीक है ना। बहमनी राजा, इसने सुल्तान महमूद शाह फर्स्ट के साथ युद्ध किया, है ना। सुल्तान महमूद शाह, बहमनी शासक सुल्तान महमूद शाह फर्स्ट के साथ इसने लड़ाई करी। हालांकि इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला। ये सब बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है आपको। बहमनी शासक सुल्तान महमूद शाह फर्स्ट के साथ इसने लड़ाई करी, परिणाम नहीं निकला। फिर भी कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है वो इसे मिल गया। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का दोआब का क्षेत्र जो है वो बुक्का को मिला। ये याद रखना है आपको। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का दोआब जो है, दोनों नदियों के बीच का, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंच आब। आब मतलब होता है जल, नदी का जल। ठीक है, तो दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा, जिसको कौन सा दोआब बोलते हैं दोस्तों? रायचूर दोआब। कौन सा दोआब बोलेंगे दोस्तों? रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब क्या कहलाता है? रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब किसको मिल गया है? बुक्क को मिल गया है, या बुक्का को मिल गया है। ठीक है, इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, है ना, वेदों के मार्ग की प्रतिष्ठा करने वाला, वेदों को स्थान दिलाने वाला, वेदों को सम्मानित करने वाला। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसको मिली हुई है? बुक्का को। ठीक है, फिर इन्होंने चीन में 1374 में दूत मंडल भेजा। 1374 में चीन में दूत मंडल भेजा है इन्होंने, मैसेंजर्स भेजे हैं। तो यह ध्यान में रखना है, किसने चीन में दूत मंडल भेजे हैं? बुक्का ने। तो 1374 में चीन में दूत मंडल भेजा है। इसे 3 समुद्रों का अधिपति कहते हैं। 3 समुद्रों का अधिपति। क्यों? क्योंकि इसने श्रीलंका तक नीचे, श्रीलंका और श्रीलंका के नीचे भी विजय करी। तो 3 समुद्र हो गए, एक तो पश्चिम, पूरब और दक्षिण। पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ के समुद्रों पे किया इसने शासन।
तो इसे 3 समुद्रों का अधिपति बोला गया है, बुक्क को या बुक्का को। ठीक है। इसने जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के साथ लीनियंसी सभी धर्मों के साथ इसने सभी धर्मों के साथ उदार था। ये जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों के साथ उदार था। ये कौन? बुक्का। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम, सभी धर्मों के साथ उदार था। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूं, चित्र बनाते जाइए और समझते जाइए। ठीक है। ये हो गया बुक्का फर्स्ट। तो हाबू, हाबू हा दे दे मावा, हाबू हा, तो हा मतलब हरिहर सेकंड की बात करनी है। तीसरा शासक कौन है दोस्तों? हरिहर सेकंड। तीसरा शासक है हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड का जो कार्यकाल है दोस्तों 1377 से 1404 है। 1377 से 1404 कार्यकाल याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हरिहर सेकंड का यह कार्यकाल है। यह प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। पहला विजयनगर का शासक था, पहला शासक, यह पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। महाराजाधिराज की उपाधि ली, महाराजाधिराज उपाधि ली, पहली बात। दूसरी बात यह है, इसने श्रीलंका के राजा तक से कर वसूल किया। इतना अपना फैलाव कर लिया कि श्रीलंका के राजा से भी इसने टैक्स वसूला। तो इतना ज्यादा प्रभाव इसका बढ़ गया था, बहुत प्रतापी शासक था। ठीक है। और रायचूर दोआब को लेके बहमनी से झगड़ा होता था। ठीक है। तो रायचूर दोआब को लेके बहमनी से झगड़ा फिर से हो गया, ऊपर दे दिया था उन्होंने, लेकिन इतना अच्छा फर्टाइल क्षेत्र बहमनी क्यों देंगे? तो अगला बहमनी का जो राजा आएगा, अगला राजा कौन था? अगला राजा था फिरोज शाह। तो बहमनी साम्राज्य जो फिरोज शाह अगला आया और यह भी अगला शासक आ गया, तो इन दोनों के बीच हो गई लड़ाई। इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, बहमनी शासक फिरोज शाह और हरिहर सेकंड के बीच। और इस लड़ाई में ये हरिहर हार गया। हरिहर सेकंड जो है वो हारा। क्लियर है। अब ये हार गया तो इसने अपने जो सेना है, अपने सेना में तीरंदाजों की भर्ती की और अपना गुरु जो है साधनाचार्य को गुरु बनाया। युद्ध में प्रवीण थे, साधनाचार्य को गुरु बनाया, है ना। अपनी सेना में तीरंदाजों की भर्ती किसने की है? हरिहर सेकंड ने। किससे हारने के बाद? फिरोज शाह बहमनी शासक से हारने के बाद। और साधनाचार्य को इसने अपना गुरु बनाया या अपना पीएम नियुक्त किया, गुरु ना बोल के पीएम। साधनाचार्य को प्रधानमंत्री बनाया इन्होंने। ठीक है। अच्छी सेना के दम पर इसने बेलगांव और गोवा तक जीत लिया। इन्हीं अच्छी सेना की दम पर तीरंदाजों की भर्ती करी, सेना को अच्छा कर लिया, सेना को तगड़ा कर लिया, मजबूत कर लिया। हार के बाद इसने सीखा, हार के बाद सीखना है और विजय का वर्ण करना है। तो तीरंदाजों की भर्ती की, सेना को मजबूत बनाया और फिर बहमनियों से क्या क्या छीन लिया इसने? बेलगांव और गोवा। तो बेलगांव और गोवा इसने बहमनियों से जीता। तीरंदाजों की भर्ती के बाद बहमनी से जीता। क्लियर है बात। फिर हरिहर सेकंड जो था वो विद्वानों को संरक्षण देने के कारण, हरिहर सेकंड जो है ये विद्वानों को संरक्षण करता था। विद्वानों को संरक्षण देने के कारण राजव्यास या राज वाल्मीकि कहते हैं इनको। ठीक है। तो विद्वानों को संरक्षण देने के कारण हरिहर सेकंड को क्या बोलते हैं? राजव्यास या राज वाल्मीकि। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद में रखना है। ठीक है। राजव्यास या राज वाल्मीकि भी कहलाए। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? हा बू हा, हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड। अब दे दे मावा, दे मतलब देवराय फर्स्ट। तो अब बात करनी है चौथे शासक की, जिनका नाम है देवराय फर्स्ट। तो चौथे शासक हैं
देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट का कार्यकाल है दोस्तों 1406 से 1422। कार्यकाल की डेट याद नहीं रखनी है, एक आध जो इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रख सकते हैं, बाकी नहीं रखना है। हा बू हा दे, तो देवराय फर्स्ट। ठीक है, राजा बनते ही इस पर फिरोज शाह, बहमनी शासक फिरोज शाह ने पुनः हमला किया। ठीक है, ठीक है, इसके राजा बनते ही बहमनी शासक जो पिछला था, बहमनी फिरोज शाह ने फिर से हमला किया इस पे। बहमनी, इसके राजा बनते ही बहमनी शासक फिरोज शाह जो इसके पहले भी था, उसने फिर से इस पे हमला किया। देवराय हार गया, ये हार गया। ठीक है, हारने के बाद इसको हरजाना भी भरना पड़ा और अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ी फिरोज शाह से। बेटी की शादी भी फिरोज शाह से करनी पड़ी। साथ ही रायचूर दोआब का बांकापुर क्षेत्र भी देना पड़ा इनको दहेज स्वरूप। बांकापुर क्षेत्र देना पड़ा बहमनियों को। आई बात समझ में? तीन चीजें हैं। देवराय फर्स्ट जब फिरोज शाह से हारा तो उसको हरजाना भी देना पड़ा युद्ध का, देवराय को अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह से करवानी पड़ी, और रायचूर दोआब का बांकापुर क्षेत्र जो है वो भी फिरोज शाह को देना पड़ा। अब बताइए, इसने अपनी बेटी की शादी करा दी है फिरोज शाह से, तो इसके बाद कभी भी बहमनियों और संगमों का लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि बेटी ब्याह दी है इन्होंने, अब ये ससुर हो गए हैं, तो इनसे क्यों लड़ाई करेंगे बहमनी। तो इसके बाद, बेटी के विवाह के बाद कभी लड़ाई नहीं हुई इनके बीच में, बहमनी और विजयनगर में कभी लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, बहमनी और विजयनगर के बीच में। सिंचाई सुविधा के लिए इसने तुंगभद्रा पे नहरें बनवाई। तुंगभद्रा पर नहरें, तो यह ध्यान में रखना है किसने सिंचाई के लिए काम किया है, देवराय फर्स्ट ने सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा पर नहरें निकलवाई। इटली का यात्री निकोलो कांटी इसी के समय विजयनगर यात्रा पर आया। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। इटली यात्री निकोलो कांटी, इटली यात्री निकोलो कांटी इसी के समय विजयनगर की यात्रा पे आए। तो ये पूछा गया, निकोलो पीएससी में आ चुका है, एमपी पीएससी में। निकोलो कांटी कहां का यात्री था? इटली का। निकोलो कांटी इटली का यात्री किसके समय आया था? देवराय फर्स्ट, है ना। इसकी कोडिंग क्या कर रखी है मैंने थोड़ी सी, कि देव को एक राय देने निकली आंटी, है ना। कोडिंग क्या कर सकते हैं इसकी? देव को एक राय देने निकली आंटी। तो देव को एक राय मतलब देवराय फर्स्ट, देव को एक मतलब फर्स्ट, देवराय फर्स्ट और निकोलो कांटी। तो देव को एक राय देने निकली आंटी। देव को एक राय मतलब एडवाइस देने निकली आंटी। तो देव को एक राय देने निकली आंटी, ये कोडिंग हो जाएगी, कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ, प्रसिद्ध तेलुगु कवि जो है श्रीनाथ, इन्हीं के दरबार में थे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ इन्हीं के दरबारी थे, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो हर विलासम ग्रंथ लिखा है। कौन सी किताब लिखी है? हर विलासम ग्रंथ। श्रीनाथ दरबारी थे, तेलुगु के कवि श्रीनाथ, और इन्होंने हर विलासम ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, और इनके समय जो भारत है वो दक्षिण भारत है, वो विद्या का केंद्र बना। ठीक है, तो इनके समय दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत विद्या का केंद्र बना, खूब विकास हुआ विद्या का, स्टडीज का। तो इनके समय दक्षिण भारत विद्या का केंद्र बना देवराय फर्स्ट के समय। तो एक एक पॉइंट आपको याद में रखना है, किसी की कुछ विशेषता है, किसी की कुछ विशेषता है। फिक्स करिए, लॉक करिए, कंसोलिडेट करिए, माइंड मैपिंग करिए। जैसे मैं बताता हूं
कि देव को एक राय देने के लिए निकली आंटी, तो निकोलो कांटी। देव को एक राय, तो देवराय एक मतलब फर्स्ट। तो दक्षिण भारत विद्या का केंद्र बना इसी के समय, है ना। और हर विलासम ग्रंथ की रचना इनके दरबारी श्रीनाथ ने की। तो हा बू हा दे, अब नेक्स्ट है फिर दे, तो देवराय सेकंड। अब बात करनी है देवराय सेकंड, सबसे प्रतापी राजा है संगम वंश का। 5वें नंबर पे हा बू हा दे, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है 1422 से 1446 तक। ये आपकी नोट्स की संपूर्णता बनी रहे इसके लिए ये बता रहा हूं, बाकी बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं। देवराय सेकंड इस संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसके अन्य नाम हैं इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय, है ना। देवराय सेकंड है ना, तो सेकंड है तो प्रौढ़ है, बूढ़ा है थोड़ा, सेकंड ही बूढ़ा होता है ना, फर्स्ट तो बूढ़ा नहीं हो सकता। तो इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय या महान देवराय, इसके अन्य नाम है। देवराय सेकंड के अन्य नाम क्या हैं दोस्तों? इम्माड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय या महान देवराय। ठीक है, इनकी अन्य उपाधियां हैं। कई लोग इसे इंद्र का अवतार मानते हैं। कई लोग इसे क्या मानते हैं? इंद्र का अवतार। कई लोग इसे इंद्र का अवतार मानते हैं, इसलिए महान देवराय बोला है। कई लोग इसे इंद्र का अवतार मानते हैं देवराय सेकंड को। ठीक है, इसे गज बेटकर भी कहते हैं। इसे बोला गया है गज बेटकर। गज मतलब हाथी, बेटकर मतलब शिकार करने वाला। तो इसे गज बेटकर अर्थात हाथियों का शिकार करने वाला भी बोला गया। खूब सारे हाथी मारे हैं इसने, तो इसे गज बेटकर, यह प्रश्न आ चुका है, गज बेटकर किसको बोला गया है? देवराय सेकंड को। गज बेटकर अर्थात हाथियों का शिकार करने वाला भी बोला गया है इसको। ठीक है, फिर फरिश्ता के अनुसार इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए, फरिश्ता इतिहासकार है, फरिश्ता के अनुसार इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मुस्लिमों की भर्ती की। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मुस्लिमों की भर्ती की और उन्हें जागीरें भी दी ताकि वो संतुष्ट रहें और अच्छे से लड़ सकें, है ना। आर्थिक पार्ट से जब कोई संतुष्ट होता है तो अपने काम पे 100% ध्यान देता है। आर्थिक रूप से जब कोई खुश रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, तो अपने काम पे 100% ध्यान देता है ना। तो कहते हैं ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है ना कि श्रम बिंदु, ये पसीने की बूंदों को उन्होंने क्या कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने? श्रम बिंदु। कि अगर किसी मजदूर ने आपके यहां काम किया है और उसका पसीना सूखने के पहले, उसके श्रम बिंदु सूखने के पहले उसको उसकी मेहनताना दे दो, उसके वेजेस दे दो, उसकी पगार दे दो, तो ऊपर से भी ऊपर वाला भी आशीर्वाद देगा, उसकी आत्मा तो आशीर्वाद देगी ही आपको। तो वही चीज है कि मुसलमानों को जागीरें दी, इतने खुश हुए वो कि इसकी तरफ से भयंकर इसकी सेना शक्तिशाली हो गई। फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता ने क्या कहा है कि अपनी सेना में इसने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए बहमनियों के जैसे, बहमनियों ने भी यही किया था, तो बहमनियों की नकल करते हुए इन्होंने मुसलमानों की या मुस्लिमों की भर्ती की और उन्होंने जागीरें भी दी। ठीक है, फिर दो लोगों ने इसके समय यात्रा की है देवराय के समय में। दो लोगों ने, एक तो ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ठीक है, और दूसरा एक पुर्तगाली थे नूनीज। ये इनके समय इन्हीं के दरबार में आए। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली नूनीज जो है इनके समय यात्रा की। पुर्तगाली यात्री नूनीज ने लिखा है कि क्विलोन, श्रीलंका, तेनसिरी आदि के शासक, है ना। नूनीज ने क्या लिखा है? क्विलोन, पेड़ू, श्रीलंका आदि के शासक, तेनसिरी ये जगह के नाम है साउथ के, सब भारत के बाहर। क्विलोन, पेड़ू, तेनसिरी, श्रीलंका आदि के शासक इसे टैक्स देते थे दोस्तों। देवराय सेकंड का इतना ज्यादा प्रचार था, इतना ज्यादा फैलाव था, इतना ज्यादा प्रताप था, इतना ज्यादा वीरता थी
कि भारत के बाहर अर्थात श्रीलंका और श्रीलंका के आसपास के नीचे के देश सारे के सारे इसको क्या चुकाते थे, टैक्स चुकाते थे। किसने लिखा है दोस्तों, ये किसने बात बताई है, नूनीज ने बताई है। ठीक है, तो इसके समय वहां पे क्या बताया था मैंने कि देव को एक राय देने के लिए निकली आंटी, वो देवराय फर्स्ट में बताया था। देवराय सेकंड में कौन से दो यात्री हैं, अब्दुल रज्जाक और नूनीज। तो इसकी कोडिंग ले लीजिए, है ना, टू डे, टू मतलब देवराय टू, डे मतलब देवराय, टुडे, ये टुडे लिखा है मतलब ये टुडे लिखा, इस तरीके से लिखा है मैंने, टुडे नून मतलब दोपहर में, टुडे नून नून मतलब नूनीस और अब्दुल रज्जाक। तो टुडे नून अब्दुल इंद्र के हाथी पर आएगा, इंद्र के हाथी पर आएगा। ये कोडिंग है दोस्तों इसकी। अगर अच्छा लगता है तो स्वीकार कीजिए, मेरा दावा है कि आप कभी मात नहीं खाएंगे इसके द्वारा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस में कंटेंट आपका एकदम तैयार रहता है, मसाला एकदम तैयार रहता है, फटाक से लिखिए आप, और क्रक्स लिखिए और बिल्कुल शॉर्ट सिंपल और एकदम कॉन्क्रीट लिखिए। ठीक है, तो टुडे मतलब देवराय टुडे नून अब्दुल किसके, इंद्र के हाथी पर आएगा। टुडे नून आज की दोपहर अब्दुल इंद्र के हाथी पर आएगा। तो टुडे मतलब देवराय टू के समय कौन आया है, नूनीज आए हैं और अब्दुल आए हैं। इसको इंद्र का अवतार कहते हैं और हाथी का शिकारी गजबेटकर भी कहते हैं। तो टुडे नून अब्दुल इंद्र के हाथी पर आएगा, टुडे नून अब्दुल इंद्र के हाथी पर आएगा। तो ये पूरा कनेक्ट हो जाता है देवराय टू के बारे में, सारे पॉइंट्स इस अकेले कोड में कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देवराय सेकंड जो है ये स्वयं विद्वान था। देवराय सेकंड के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। ये प्रतापी होने के साथ साथ बहुत बड़ा विद्वान भी था, तो स्वयं विद्वान था ये देवराय सेकंड जो है वो स्वयं विद्वान था, और इसने महानाटक सुधानिधि पर टीका लिखी है। विद्वान था दोस्तों, ये बहुत विद्वान था। और सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि पर इसने टीका लिखी है। टीका मतलब अपना रिव्यू लिखा है, बुक रिव्यू लिखते हैं ना जैसे वैसे, टिप्पणी टीका लिखी है अपनी सुधानिधि पर। ठीक है, और ब्रह्मसूत्र पर भी लिखा है इसने टीका। ब्रह्मसूत्र किसने लिखी थी, बादरायण ने। बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र लिखी थी, तो उस पर भी टीका लिखी है इन्होंने। तो ब्रह्मसूत्र की बादरायण पर भी टीका लिखी है और सुधानिधि पर भी टीका लिखी है। काफी विद्वान थे देवराय जी। क्लियर है। और अपने यहाँ के कॉमर्स को संभालने के लिए, वाणिज्य को संभालने के लिए इन्होंने लक्ष्मण या लकन्ना को दक्षिण समुद्र का स्वामी बनाया। ये ध्यान में रखेंगे, अपने यहाँ के वाणिज्य को संभालने हेतु लक्ष्मण या लकन्ना, लक्ष्मण या उसी को उस भाषा में लकन्ना बोलेंगे, है ना। तो वाणिज्य को संभालने हेतु इसने लक्ष्मण या लकन्ना को दक्षिणी समुद्र का स्वामी बनाया। ये ध्यान देंगे जरा, दक्षिणी समुद्र का स्वामी बनाया, ताकि ये साउथ श्रीलंका, पेंसिरी, है ना, मलाया, इन क्षेत्रों से ये व्यापार देख सके, लक्ष्मण या लकन्ना। तो देवराय सेकंड ने अपने वाणिज्य को संभालने हेतु लक्ष्मण या लकन्ना को दक्षिण समुद्र का स्वामी बनाया और विदेशी व्यापार इसके हाथों में सौंप दिया। क्लियर है दोस्तों। तो यह देवराय सेकंड के बारे में सारी बातें थी। कोडिंग क्या बताया मैंने, टुडे नून अब्दुल इंद्र के हाथी पर आएगा। टुडे मतलब टुडे देवराय टू, है ना। नून मतलब नूनीज, अब्दुल मतलब अब्दुल रज्जाक, इंद्र मतलब इंद्र का अवतार, हाथी मतलब गजबेटकर। बार बार बोलेंगे दोस्तों, सब चीजें रट जाएंगी आपको। ठीक है, तो हा बू हा दे दे तक आ गए हैं अपन। अब छठवां शासक देखेंगे, मावा। तो मल्लिकार्जुन जी छठवें शासक हैं, और मल्लिकार्जुन जो हैं इनका समय है 1446 से लेकर 1465। बिल्कुल नहीं याद रखना है, 1446 से 1465। ठीक है,
मल्लिकार्जुन जो है वो इनके समय ही विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया, इन्हीं के समय पतन आरंभ, विजयनगर साम्राज्य का या संगम वंश का पतन आरंभ। तो आपसे पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन कहां से आरंभ हो गया। जैसे जहांगीर के समय से अंग्रेजों ने अपना स्थान बना लिया था। जब जहांगीर ने अंग्रेजों को परवाना दिया कोठी बनाने का, व्यापार करने का, सोई वहां से अंग्रेजों की पकड़ भारत में हो गई थी। तो जहांगीर को जिम्मेदार मानते हैं, है ना। टॉमस रो आए थे और कौन आया था, एक और विलियम फिंच या कोई ऐसे आए थे। ठीक है, तो विजयनगर का पतन इसी के समय आरंभ हुआ और 1451 में इसके समय चीनी यात्री माहुआन भारत आया। ये ध्यान रखिएगा। नूनीस किसके समय आया, अब्दुल रज्जाक किसके समय आया, निकोलो कांटी किसके समय में आया, माहुआन, मा फॉर मा, मल्लिकार्जुन के समय में माहुआन आया। माहुआन चीनी यात्री था। कब आया, 1451 में। ठीक है, और इसके बारे में ज्यादा नहीं है। और लास्ट शासक 7वें नंबर का पढ़ते हैं, हा दे दे मां, और मां के बाद पढ़ना है अपने को वा। तो 7वें नंबर का शासक वा मतलब विरूपाक्ष। संगम वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों, विरूपाक्ष। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 1465 से 1486, 1465 से 1486 लास्ट, 1486 लास्ट है संगम वंश का। तो विरूपाक्ष 1465 से 1486, और यह संगम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, यह संगम वंश का अंतिम शासक, संगम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, इसके समय तक विजयनगर साम्राज्य में अराजकता व्याप्त हो चुकी थी। जिसकी जो मर्जी होती थी वो करता था। टैक्स नहीं चुकाना है तो टैक्स नहीं चुका रहे हैं, अपने यहाँ के राजा स्वयंभू बन रहे हैं तो बन रहे हैं, लोग बाग अपने को गुंडा बना रहे हैं तो बना रहे हैं। तो अराजकता पूरी तरीके से हो चुकी थी, इसका किसी पे कंट्रोल नहीं था। और इसी अराजकता का फायदा उठाते हुए इसका जो सामंत था नरसिंह सालुब। इसका सामंत कौन था, नरसिंह सालुब। इसने इसका तख्ता पलट करते हुए सिंहासन पर अधिकार कर लिया और कौन से वंश की नींव डाली, सलुब वंश की। सलुब वंश या सालुब वंश बोले या सलुब वंश बोले, तो नरसिंह सालुब जो इसका सामंत था, इसने इसका तख्ता पलट करते हुए सालुब वंश की नींव डाली। ठीक है, और चूंकि यह काम बल के द्वारा किया गया था, बल द्वारा राजमहल पर कब्जा किया गया था, तो इसे प्रथम बलापहार कहा गया। प्रथम बलापहार, ध्यान देंगे, यह प्रश्न आया है। चूंकि नरसिंह सालुब द्वारा बलपूर्वक इस पर कब्जा किया गया था, इसको हटा के संगम राज्य पर कब्जा किया गया था, तो इसीलिए इसको प्रथम बलापहार बोलते हैं। बल के द्वारा शासन पर, सिंहासन पर कब्जा कर लेना, प्रथम बलापहार। किसने किया था, नरसिंह सालुब ने। किसके ऊपर किया था, विरूपाक्ष। किस वंश में किया था, संगम वंश। किस साम्राज्य में किया था, विजयनगर साम्राज्य। क्लियर है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब सलुब वंश की स्थापना हो गई है, तो आज थोड़ा सा सलुब वंश भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो हेडिंग में आप यहां पे, मैं हेडिंग थोड़ी सी हेडिंग चेंज कर देता हूं, संगम एवं सलुब वंश। थोड़ी सी हेडिंग यहां मैं बढ़ा देता हूं, छोटा सा है सलुब वंश, तो संगम एवं सलुब वंश। तो अब दूसरे वंश की बात करनी है, संस्तुआ। तो संगम हो गया, अब बात करनी है सलुब वंश की। सलुब वंश, सलुब वंश को मैं एक दोहे से आपको पूरा समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि सल्लू नरसिंह का सेनापति नरसा। सल्लू सलमान खान है ना दोस्तों, सल्लू नरसिंह का सेनापति कौन है, नरसा। ठीक है, सल्लू नरसिंह का सेनापति नरसा। इम्माड़ी नरसिंह का लड़का, इम्माड़ी नरसिंह का लड़का। ठीक है, फिर नरसा के लड़के वीर सिंह ने, नरसा के लड़के
वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह को फड़का मतलब मार दिया, है ना, फड़का मतलब मार दिया। ये दोहा है दोस्तों। इसी से पूरा सलूब वंश आपका तैयार हो जाएगा। सलूब वंश, ठीक है। सलूब वंश का टाइम पीरियड आपको मैं कल बता चुका था, 1486 से लेके, है ना, 1486 से 1505, 1486 से 1505, तो 14 और 5 19 वर्ष है मात्र, ठीक है। 1486 से 1505 19 वर्ष मात्र रहा है। तो सल्लू नरसिंह का सेनापति नरसा, सल्लू मतलब सलूब वंश, तो सल्लू नरसिंह का सेनापति नरसा, इम्मादी नरसिंह का लड़का, है ना, ठीक है। और नरसा के लड़के वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह को फड़का। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया है कि विरूपाक्ष, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष है। विरूपाक्ष की अराजकता का फायदा उठाकर सामंत जो है वो नरसिंह सालुब, सामंत कौन थे? नरसिंह सालुब, सलूब वंश के। तो नरसिंह सालुब ने जो है विजयनगर साम्राज्य पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया और कौन से वंश की स्थापना की? सलूब वंश की स्थापना की, है ना। तो ये हो गए नरसिंह सालुब। ये कौन हो गए? नरसिंह सालुब। अब नरसिंह सालुब का सारा काम देखता था इसका सेनापति नरसा नायक। नरसिंह सालुब का सेनापति कौन था? नरसा नायक। तो नरसिंह सालुब का सारा काम सेनापति कौन देखता था? नरसा नायक, ठीक है। तो नरसा नायक जो इनका सारा काम देखते थे और ये अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए घोड़े आयात करता था अफगानिस्तान से, ठीक है, अरब से। नरसिंह सालुब जो है अपनी सेना को शक्तिशाली, सलूब वंश का संस्थापक है ये, है ना, सलूब वंश का संस्थापक है नरसिंह सालुब। तो सेना को शक्तिशाली बनाने हेतु अरब से घोड़े आयात करता था। ये अरब घोड़े आयात करता था, क्लियर है। ये नरसिंह सालुब, इसका सेनापति नरसा नायक है, जो पूरे के पूरे शासन का, प्रशासन का पूरा काम किसके हाथों में था? रिमोट किसके हाथों में था? सेनापति नरसा नायक के हाथों में। अब हुआ क्या? इम्मादी नरसिंह, इम्मादी जो है वो नरसिंह का लड़का है। नरसिंह सलूब का लड़का कौन है? इम्मादी नरसिंह। तो इम्मादी से मतलब क्या है? इम्मादी नरसिंह, इम्मादी नरसिंह। तो इम्मादी नरसिंह जो है वो नरसिंह सालुब का लड़का है ना, ये नरसिंह सालुब का लड़का है इम्मादी नरसिंह। तो यही लाइन लिखी है मैंने कि इम्मादी नरसिंह का लड़का, ठीक है। दूसरी लाइन समझ में आ गया। तो अब जो है यह नरसिंह सालुब का पुत्र था। नरसा नायक ने क्या किया? षड्यंत्र के द्वारा पूरे सलूब वंश पे या विजयनगर साम्राज्य पे नरसा नायक ने अपना अधिकार कर लिया और इसको उठा के कहां डाल दिया दोस्तों? जेल में डाल दिया। इम्मादी नरसिंह को कहां डाल दिया? जेल में नजरबंद कर दिया। षड्यंत्र पूर्वक नरसा नायक जो सेनापति था उसने इसके लड़के, नरसिंह सलूब के लड़के इम्मादी नरसिंह को जेल में नजरबंद कर दिया और इसी के नाम से पूरा का पूरा प्रशासन ये संभालने लगा। अब ये बूढ़ा हो गया। अब नरसा का लड़का आ रहा है। नरसा का लड़का कौन है? वीर नरसिंह। कंफ्यूज नहीं होना, नरसिंह सबके नाम में है, तो है ना। नरसा का लड़का कौन है? वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह जो है ये नरसा का लड़का है। नरसा के लड़के वीर नरसिंह ने। तो नरसा नायक चले गए। अब नरसा नायक ने सारा का सारा संगम वंश का शासन किसके हाथों में सौंप दिया? वीर नरसिंह के हाथों में सौंप दिया। और वीर नरसिंह के समय ये कहां पे जेल में बंद था? इम्मादी नरसिंह, जो कि किसका लड़का था? नरसिंह का, नरसिंह सालुब का। तो इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी वीर नरसिंह ने गलती क्या कर दी कि इसको जेल में नहीं, पेनुगोंडा के किले में नजरबंद किया। पेनुगोंडा किले में नजरबंद किया था इसको।
इम्माडी नरसिंह को। तो इस वीर नरसिंह ने ना इसकी हत्या कर दी। शासन इसी के नाम पे चल रहा था। ये नरसा नायक और वीर नरसिंह क्या बोल देते थे कि साहब उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो अंदर लेटे हुए हैं, उनकी तरफ से मैं शासन कर रहा हूं। लेकिन इसने पूरा शासन पूरा प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा लालच में आके इसने कहा यार ये बंद है, इसको हटाओ ना यार, पूरा शासन मैं ही करूंगा। तो वीर नरसिंह ने गलती कर दी, क्योंकि सील तो इसी की चल रही थी ना। तो वीर नरसिंह ने पेनुगोंडा किले में नजरबंद इम्मादी नरसिंह, जो कि नरसिंह सालुब का लड़का था, इसकी हत्या कर दी। और हत्या का जब लोगों को पता चला तो लोगों ने वीर नरसिंह को भी मार डाला। ठीक है। और वीर नरसिंह ने जब इसकी हत्या की तो इसको बोला गया है द्वितीय बलापहार। द्वितीय बलापहार। प्रथम बलापहार किसने किया? इसके बाप ने किया था, नरसिंह सालुब ने। किसके साथ किया था? विरूपाक्ष के साथ किया था। दूसरा बलापहार किसने किया? इसके बेटे को मारा, इम्मादी नरसिंह को मारा। किसने? नरसा नायक के बेटे वीर नरसिंह ने। तो उसको बोला गया द्वितीय बलापहार। तो द्वितीय बलापहार किसने किसके लिए किया? वीर नरसिंह ने किया। किसकी हत्या करके? इम्माडी नरसिंह की हत्या करके। द्वितीय बलापहार। क्लियर है। लेकिन जैसे इम्माडी नरसिंह के मरने की खबर जनता को लगी और वहीं पे सल्लुब वंश समाप्त हो गया, इसको भगा दिया गया, लोगों ने, जनता ने खदेड़ दिया। क्यों? क्योंकि जनता तो ये सोच रही थी ना कि ये अंदर हैं, बीमार पड़े हैं, इनके नाम से ये शासन कर रहा है, लेकिन इसने तो इनको खत्म ही कर दिया ना। तो यहां पे सल्लुब वंश की समाप्ति हो गई, क्योंकि इसी के नाम पे शासन चल रहा है, इसी को मार डाला। ये ऐसी मुर्गी है जो रोज एक अंडा देती थी, लेकिन इसने लालच में आके मुर्गी को काट ही डाला कि एक दिन में सारे अंडे निकाल लूंगा, और इसका शासन खत्म, सल्लुब वंश का शासन खत्म। 4 कैरेक्टर हैं, नरसिंह सल्लुब और उसका लड़का इम्माडी नरसिंह, नरसा नायक और उसका लड़का वीर नरसिंह। ठीक है। नरसिंह सल्लुब का सारा शासन कौन चला रहा था? नरसा नायक चला रहा था। नरसा नायक ने षड्यंत्र पूर्वक जो इसका लड़का था, नरसिंह सल्लुब का लड़का इम्मादी नरसिंह को नजरबंद कर दिया। नजरबंद करने के बाद नरसा नायक ने भी अपने बेटे को कमान सौंप दी, इसके बेटे ने इम्मादी नरसिंह को मरवा दिया और शासन खत्म। ये था सल्लुब वंश। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है। कल से बात करेंगे, संस हो गया, तू आ, है ना, तुलुब और अराविडु वंश की बात करनी है। सो इसका यही कोडिंग चलेगी। सल्लू नरसिंह का सेनापति नरसा, सल्लू मतलब सुलुब, सल्लू नरसिंह का सेनापति नरसा, इम्मादी नरसिंह का लड़का। ठीक है। इम्मादी नरसिंह कौन है? नरसिंह सल्लुब का लड़का। इम्मादी में भी नरसिंह लगा है और नरसिंह सल्लुब अलग है। तो सल्लू नरसिंह का सेनापति नरसा, सल्लू नरसिंह का सेनापति नरसा, इम्मादी नरसिंह का लड़का, नरसा के लड़के वीर नरसिंह ने, नरसा का लड़का कौन है? वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह को फड़का, फड़का मतलब मार डाला। तो इम्माडी नरसिंह को फड़का। ये कोड अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत काम के हैं। ठीक है। समझाने की पूरी कोशिश है, कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, आपको तुरंत याद भी हो जाए। ये बहुत मेहनत वाली पद्धति है। ठीक है। इसको आपका स्नेह की जरूरत है, उत्साह की जरूरत है। पढ़ते रहिए, बेहतरीन। ठीक है। कल फिर मिलते हैं तुलुब वंश में। संस हो गया, तुलुब वंश में और अराविडु वंश में कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।